तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका जेआरएफ द बिगनिंग में। तो आज के इस सेगमेंट में हम लोग जानेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो कि जियोमॉर्फोलॉजी का बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसके बाद आप फर्दर प्लेट टेक्टोनिक्स और जैसे कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरा नाम श्रीकांत शर्मा और मैंने दिसंबर 2024 में यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करा था। तो सबसे पहले अर्थ इंटीरियर जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। हम लोग मतलब कि अंदर जाके पता नहीं कर सकते हैं क्या है नहीं है। तो ये हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो हीट होता है, जो प्रेशर होता है, जो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशन है हमारी आज अभी भी, तो वो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अंदर जाके पता कर सकें। आज तक एक होल हुआ है रशिया में, वो 12 किलोमीटर के आसपास करा गया है। अब हम पता करें तो करें कैसे कि अर्थ इंटीरियर में है क्या? तो उसके लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, इनडायरेक्ट सोर्सेज और डायरेक्ट सोर्सेज। तो मैं यहाँ कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज का नाम लिखा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो सिस्मिक वेव होता है, फिर वॉल्केनिक मटेरियल्स होता है जो वॉल्केनो ब्लास्ट होता है उससे निकल के आता है, तो फिर हम उससे पता करते हैं। फिर मीटियोराइट जो आता है, और जो मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल का फील्ड डेटा आता है अर्थक्वेक से रिलेटेड, और जो भी अर्थ का मैग्नेटिक पैलियोमैग्नेटिज्म के थ्रू हम जानते हैं। अब अर्थ के इंटीरियर को हम स्टडी क्यों करना चाहिए? अर्थ के इंटीरियर को हमें इसलिए स्टडी करना चाहिए क्योंकि अर्थक्वेक्स जो भी आती है उनमें जो सडन मूवमेंट्स होता है, अगर हमें इंटीरियर्स के बारे में पता होगा तो हम क्रस्ट और अपर मेंटल जैसे चीज़ों को जान के प्रिडिक्शन में हमें आसानी हो सकती है कि अर्थक्वेक आ सकता है, कोई किस जोन में ज़्यादा आ सकता है, वगैरह वगैरह। उसी तरह वॉल्केनो से रिलेटेड कि मैग्मा कहाँ राइज होती है, कहाँ क्रस्ट वीक है, कहाँ से मैग्मा राइज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और प्लेट टेक्टोनिक्स का फोर्स जो ड्राइव करता है किसी को इधर, जैसे कि आप देख सकते होंगे कि जो अफ्रीका का मैप है, ईस्टर्न अफ्रीका के साइड में आपको एक क्रैक दिखता होगा, तो वो प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट के कारण ही हम एविडेंस के रूप में उसको फॉलो अप कर सकते हैं। अब ये जो हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट में ही ना कि बल्कि यूसीयूईटी जैसे एग्ज़ाम्स में भी, और आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी। इनमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, जैसे कि अर्थ का कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, और फिर डिसकंटिन्यूटी जो होता है वेरियस लेयर्स के बीच में, उनका क्या नाम होता है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे कि इंटरनल हीट सोर्सेज क्या क्या हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जिसमें क्रॉस सेक्शन होता है। और आखिरी के 10 साल में अगर हम अगर हम इसके ट्रेंड को देखें तो ये बहुत ही हाई स्कोरिंग टॉपिक बन के उभर रहा है। तो अब हम ये वीडियो देखते हैं यहाँ पे कि कैसे अर्थ का जो इंटीरियर है वो कैसे लेयर के द्वारा स्ट्रेटिफाइड है। तो आप जैसे कि इस वीडियो में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो क्रस्ट होता है वो सबसे ऊपर है, उसके आगे अपर मेंटल आपको दिख जाता है, फिर लोअर मेंटल, और इसकी कितनी डेप्थ है वगैरह वगैरह, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आपने ये वीडियो देख लिया, ये क्रॉस सेक्शन वीडियो है। अब हम आते हैं डिसकंटिन्यूटी। एक डिसकंटिन्यूटी है ये जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि डिसकंटिन्यूटी को आपको ऊपर से नीचे सजाना है, नीचे से ऊपर सजाना है ना। तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक भी तैयार करा है। निमोनिक में ऐसा है कि जैसे कि कॉनराड, मोहो, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेमन, इसमें इंसान बहुत बार कंफ्यूज कर जाता है कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो इसको अच्छे से याद करने के लिए ये एक निमोनिक है कि CM राहुल गांधी लेफ्टिस्ट। ये बस स्टडी पर्पस के लिए है। तो C फॉर कॉनराड आप कर सकते हैं, M फॉर मोहवरिक, राहुल से रेप्टी हो जाएगा, गांधी से गुटेनबर्ग और लेफ्टिस्ट से लेमन। ये आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी और आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब आता है कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज जो इंटरनल स्ट्रक्चर में है, कि बहुत सारे ऐसे ऐसे टर्म हैं जो कि बहुत लोग सोचते हैं कि ये पर्यायवाची है, लेकिन ये पर्यायवाची नहीं है, उसमें थोड़ा सा चेंज होता है। आपको सारे को एक साथ मिला के देखना होता है। जैसे कि लिथोस्फीयर है हमारा, तो लिथोस्फीयर क्रस्ट और अपर मेंटल के फ्यू किलोमीटर्स को मिला के कहा जाता है, ना कि सिर्फ क्रस्ट को। उसी तरह जो एस्थनोस्फीयर है, एस्थनोस्फीयर 100 से 350 किलोमीटर तक होता है, 350 किलोमीटर तक होता है। उसी तरह पायरोस्फीयर, हम मेंटल के मोस्टली लेयर को पायरोस्फीयर कहते हैं, और बैरिस्फीयर कोर को कहते हैं, जो एकदम कोर में होता है, डेप्थ में अर्थ के अंदर।
अब जो इनर कोर का जो डेंसिटी है वो 13.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और क्रस्ट का होता है 2.90 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और होल अर्थ का होता है 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आप यहाँ पे फर्दर डेप्थ को देख सकते हैं कि ये सब जो है लेयर्स का डेप्थ है। अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ये एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इसमें इंसान बहुत कंफ्यूज होता है कि एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर का कहाँ से कहाँ तक गहराई है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो सबसे पहले जो एस्थेनोस्फीयर होता है वो सेमी सॉलिड होता है, लेकिन लिथोस्फीयर जो होता है वो सॉलिड होता है। इसकी गहराई 0 से 200 किलोमीटर के अंदर भी होती है, कभी कभी 200 से ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन जो ये होता है एस्थेनोस्फीयर, वो 100 से स्टार्ट होता है और 350 तक जाता है। लिथोस्फीयर का कंपोजिशन में क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों आता है, जबकि एस्ट्रोस्फीयर में सिर्फ अपर मेंटल का थोड़ा सा पार्ट आता है जो पार्शियली मोल्टेन होता है, इसलिए ये सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। अब जो लिथोस्फीयर है उसको हम टेक्टोनिक प्लेट भी बोल सकते हैं, और टेक्टोनिक प्लेट मूव करती है एस्ट्रोस्फीयर में, जो कि सेमी सॉलिड होती है। मतलब कि लावा मैग्मा चैम्बर जो भी होता है हमारा एस्ट्रोस्फीयर में, उस पर लिथोस्फीयर मूव करती है, तो हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे है कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग टू असेंडिंग सजाना होता है। तो इसमें ऑक्सीजन आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, फिर मिलेगा आपको सिलिकॉन, फिर मिलेगा एल्युमिनियम और आयरन। आपको मोस्टली इन चारों का तो नाम याद करना ही करना है, क्योंकि टॉप 4 तो हमेशा आपको याद होना चाहिए। फर्दर आप एलिमिनेट करके भी इसको बना सकते हैं। अब जो क्रस्ट होता है वो दो तरह का होता है ना। तो क्रस्ट दो तरह का होता है, ये पहला होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और दूसरा होता है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो मोस्टली आप देखते हैं, आप जहाँ रहता है, इंसान जहाँ रहता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ओशनिक क्रस्ट मतलब कि जो ओशन का बेड है उसको बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट, जिसके ऊपर पूरे ओशियन, पैसिफिक, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन मूव कर रही होती है। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो ग्रेनाइटिक होता है नेचर में, और ये जो होता है बेसाल्टिक होता है। आप बेसाल्टिक लावा और ग्रेनाइटिक लावा, एंडेसाइटिक लावा के बारे में जानते होंगे। तो बेसाल्टिक लावा जो होता है वो ज़्यादा वो होता है, लेस विस्कस होता है नेचर में, जबकि ये वाला ज़्यादा विस्कस होता है, मतलब ये कम फैलता है, इसलिए ये कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई तक आया हुआ है। इसके बाद हम इसकी डेंसिटी का बात करें तो ये बहुत ही लेस डेंस होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जबकि ओशनिक क्रस्ट बहुत ज़्यादा डेंस होता है। रॉक टाइप में बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक तीनों मिल जाएंगे, जबकि आपको ओशनिक क्रस्ट में लेयर्ड रॉक्स मिलेंगे, मोस्टली जो सेडिमेंट्स के द्वारा बने हुए होते हैं, लाइक पीलोज, डाइक्स, गैब्रोज। और हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को सियाल भी बोलते हैं, सियाल मतलब कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम, और ओशनिक क्रस्ट को सीमा बोलते हैं, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। आप यहाँ पे ये इसमें देख सकते हैं कि अर्थ का जो वॉल्यूम है वो हर एक लेयर्स के अकॉर्डिंग है। जैसे कि क्रस्ट में 1 से 2% वॉल्यूम होता है पूरे अर्थ का, 83% वॉल्यूम होता है मेंटल में, और 16% वॉल्यूम होता है कोर में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एग्जाम में बहुत बारी पूछ लिया जाता है। अब कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं जो अर्थ में एबंडेंटली पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें आयरन डेफिनेटली सबसे ज़्यादा बिग रोल प्ले करता है, जो कि 34.6% है। उसके बाद ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर मैग्नीशियम। आप यहाँ कलर्स के अकॉर्डिंग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमें अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करना है, तो वो करें कैसे हम। तो इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, इनमें से ये 4 तरीके मुख्य हैं। जैसे कि सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स, सपोज दैट कि यहाँ पे एक अर्थक्वेक आया है, ठीक है। अर्थक्वेक में क्या होता है, पी वेव, एस वेव दोनों होते हैं, लेकिन जो पी वेव होता है वो सॉलिड लिक्विड से ट्रांसफर कर जाता है, लेकिन जो एस वेव होता है वो लिक्विड में ट्रांसफर नहीं कर पाता है। तो एक सैडो जोन क्रिएट होता है ये हमारा। अब ये सैडो जोन होता है, तो सैडो जोन्स के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं क्या टाइमिंग है, क्या स्ट्रेंथ है उस सिस्मिक वेव का, जो हमारे दूसरे एरियाज में भी फर्दर आ रहा है, हमारा स्टेशन होता है। उसी तरह वॉल्केनिक मटेरियल जो निकल के आता है, उससे हम पता कर लेते हैं कि हाँ अंदर में ये वॉल्केनिक मटेरियल है। मेटियोर्स जो आते हैं उनसे हम पता कर लेते हैं कि प्लानट का क्या कंपोजिशन होता है, मेटियोर्स अक्सर स्पेस से आते हैं। और ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक स्टडीज़ करते हैं, जिसमें हम पता करते हैं कि जो हमारा
ये जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो चेंज होता है, इसका मतलब कि अर्थ का कॉम्पोजिशन भी चेंज हो रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है अर्थ के अंदर ही कॉम्पोजिशन का। तो इसके अकॉर्डिंग भी हम पता कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हैं जिनको आप स्टडी कर लेना। इसमें से मेन है कि आप एडवर्ड स्वेस को देख लें कि एडवर्ड स्वेस ने क्लासिफिकेशन दिया था सियाल, सीमा और नीफे का। और जो सियाल होता है उसको कॉन्ट्रैक्टर क्रस्ट बोलते हैं, सीमा को ओसनिक क्रस्ट बोलते हैं। फर्दर आप और इसको गो थ्रू कर लेना वीडियो को पॉज करके। थैंक यू वेरी मच।